आदाब, मैं हूं आपके साथ अस्मिता मलिक, हाजिर हूं इंटरनेशनल योग डे पर एक खास प्रोग्राम के साथ। जी हां, 21 जून को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है। लेकिन खास बात यह है कि इन दिनों पूरी दुनिया में ही इंटरनेशनल योगा डे की धूम मची है। हर कोई यही जानना चाहता है कि योग क्या है, इसके क्या फायदे हैं और उन फायदों को हम कैसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। दरअसल इंसान के नेचुरल पावर को बैलेंस तरीके से डेवलप करने की जो एक्टिविटीज होती हैं उसे योग कहते हैं। योग हमें खुद को फिजिकली कंप्लीट प्रैक्टिकल बनाने के रिसोर्सेज मुहैया करवाता है और एक तरह से देखा जाए तो योग इंडिविजुअल पावर और कुदरती ताकत को साथ मिलाने का एक जरिया है। लेकिन कैसे है ये जरिया? हमारे साथ इस पर पूरी बातचीत के लिए स्टूडियो में 3 खास मेहमान मौजूद हैं और हमारे साथ हैं आश्रम परंपरा के फाउंडर और रामपुर रजा लाइब्रेरी के डायरेक्टर डॉक्टर पुष्कर मिश्र, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की असिस्टेंट प्रोफेसर निकिता शर्मा और एनसीईआरटी में एनएसटीसी के मेंबर गजानन लोढ़े। पुष्कर जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जब हम एक सोसाइटी की बात करते हैं तो हर इंडिविजुअल का एक अलग नजरिया होता है, एक इमेजिनेशन होती है, लेकिन अगर अब इंडियन फिलॉसफी की बात करते हैं तो उसके नजरिए से क्या थॉट होना चाहिए, किस तरह की सोसाइटी होनी चाहिए? जैसे हम अगर बात करते हैं, हमारे आसपास हर व्यक्ति का एक रोल फिक्स होता है, डॉक्टर है तो ये करेगा, टीचर है तो वो ये करेगा, और इस तरह से योग का उसमें क्या रोल रहता है? अगर योग के नजरिए से देखें तो किस तरह की सोसाइटी का इमेजिनेशन इंडियन फिलॉसफी में जिक्र किया जाता है? पहले तो मैं ये कह दूं कि दर्शन को कई बार हम लोग इंडियन फिलॉसफी के रूप में ट्रांसलेट करते हैं। फिलॉसफी और दर्शन एक नहीं है, दोनों में बहुत भिन्नता है। फिलॉसफी जैसा कि कंसीव की जाती है वो स्पेकुलेटिव होती है, मीमांसा होती है, यानी कि एनालिसिस है। उसमें आप जो है कुछ स्पेकुलेट करते हैं और उसके आधार पर आप एक मीमांसा प्रस्तुत करते हैं, उसको फिलॉसफी कहा जाता है। जो कि आप उसको दर्शन में वो एक भाग है एक, और उस भाग का नाम है वाद, यानी कि स्पेकुलेशन, और उसके आधार पर तर्क वितर्क रीजन इन सब के माध्यम से एक दृष्टि प्रस्तुत करना, यह फिलॉसफी है। दर्शन एकदम भिन्न है इससे। फिलॉसफी दर्शन का एक अंग है। दर्शन जो है उसको अगर हम उसका शाब्दिक अर्थ करना चाहें तो उसको विश्व दृष्टि कह सकते हैं। यानी कि हम विश्व से, मेरा अर्थ वर्ल्ड नहीं है, विश्व जो है वो संस्कृत वांग्मय में जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं उसके लिए साधारणतः यह प्रयोग किया जाता है। तो विश्व दृष्टि का अर्थ यह होता है कि हम संपूर्ण जगत को किस रूप में या किस तरह से देखते हैं और उसकी हमारे मन में क्या धारणा है। अब अगर हम दर्शन पर आए तो आपने भारतीय दर्शन कहा। भारतीय दर्शन कोई एक पदबंध में बांधने वाली चीज नहीं है। जैसा मैंने कहा कि षट दर्शन में 6 दर्शन है और 6 दर्शनों की अपनी अपनी विश्व दृष्टि है, जो आपस में वाद संवाद के द्वारा एक दूसरे को परिष्कृत करते हैं, एक दूसरे को उत्कर्ष की ओर ले जाते हैं। इन षट दर्शनों के अलावा हम जिसे सामान्यतः बौद्ध दर्शन कहते हैं, उसमें भी प्रमुखतः 4 भाग हैं। बौद्ध दर्शन जैसी कोई एक यूनिफॉर्म चीज नहीं है, उसमें कई संप्रदाय और कई भाग हैं। उसी तरह से आरहत जैन दर्शन है। अभी आयुर्वेद की आपने बात की, आयुर्दर्शन भी एक है भारत में। उसी तरह से वाक को लेकर, यानी कि हम जो कम्युनिकेट करते हैं उसको लेकर व्याकरण दर्शन है। व्याकरण केवल ग्रामर नहीं है, पूरा एक दर्शन है। और इस तरह से
बहुत सारे दर्शन हैं, मैं सबकी गिनती करने में बहुत समय लग जाएगा। कुल मिलाकर जो भारतीय मनीषा है वह वाद और संवाद में विश्वास रखती है। डॉगमेटिक नहीं है कि मेरा ही कहा सत्य है, मेरा भी कहा सत्य है, आपका कहा भी सत्य है, और वाद संवाद के द्वारा हम कैसे एक दूसरे का परिष्कार करें, एक दूसरे के उत्कर्ष मार्ग का संबल बने, यह विश्व दृष्टि आप कह सकती हैं जो भारतीय वांग्मय से, भारतीय मनीषा से हमें प्राप्त होती है, और ये संपूर्ण जगत के लिए है। और इस अपार शक्ति के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों के लिए हम सुखी, समृद्ध और शांतिपूर्ण भविष्य पा सकते हैं। निकिता जी, हम फिजिकल एनाटॉमी की बात करते हैं तो मेल और फीमेल की ऑलमोस्ट सेम होती है, कुछ थोड़ा सा छोड़ दिया जाए, लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम है जो एक मेल को फीमेल से काफी डिफरेंशिएट करता है। तो आयुर्वेद और योग फीमेल के नजरिए से मैं इसको समझना चाहूंगी, किस तरह से हेल्पफुल है? मेल और फीमेल एंडोक्राइनोलॉजी में ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं होता है, लेकिन ये देखा जाता है कि मेल के कंपैरिजन में फीमेल आर मोर इमोशनली अनस्टेबल। तो जब हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं तो हमें थोड़ा जेंडर स्पेसिफिक डेफिनेटली होना पड़ता है किसी किसी केसेस में, तो हम उसी हिसाब से फिर ट्रीटमेंट अपना प्लान करते हैं कि पर ये बहुत रेयर टू रेयर केस होता है। और ये चीज़ आयुर्वेद में भी है और योग में भी है, चाहे हमें आयुर्वेद ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डेवलप करना पड़े या योग ट्रीटमेंट, जो हमारे यहाँ पर योग एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हमें करना पड़े अगर डेवलप, तो ज़्यादा जेंडर इनइक्वालिटी तो नहीं होती है। नॉर्मली मेल और फीमेल को ऑलमोस्ट सेम रखकर ही हम प्रोटोकॉल या ट्रीटमेंट गाइडलाइन डेवलप करते हैं। बहुत सारी ऐसी डिजीजेस होती है जो कि फीमेल सेंट्रिक होती है, जैसे इनफर्टिलिटी, पीसीओएस, तो उसके लिए फिर स्पेसिफिक डिजीज स्पेसिफिक, ऑर्गन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल और योगा प्रोटोकॉल डेवलप करना ही पड़ता है, क्योंकि उसमें हमें फिर जेंडर स्पेसिफिक हो जाना पड़ता है। जी, तो आप फिर योग को कैसे, आपके नजरिए से योग क्या है? क्या ये फिजिकल है या मोर देन फिजिकल? डेफिनेटली इट इज़ मोर देन फिजिकल, क्योंकि जैसे आयुर्वेद मानता है कि बॉडी इज़ नॉट ऑल टुगेदर अबाउट फिजिकल बॉडी, इट इज़ अ कंप्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। वही योग का भी यही प्रिंसिपल है कि बॉडी, माइंड और सोल को किस प्रकार से अलाइन किया जाए टू गेट द हायर कॉन्शियसनेस, टू गेट द सुप्रीम हैप्पीनेस। तो आयुर्वेद और योग का जो प्रिंसिपल है टू गेट दैट इटर्नल हैप्पीनेस, टू गेट दैट इटर्नल स्टेट ऑफ वेलबींग, वो दोनों का सिमिलर ही है। तो जब योग की बात की जाती है तो योग में जितने भी ये जो अष्टांग योग की जो बात की गई है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम जो बाहरी योग है, और जो अंतरंग योग है, उसमें भी यही सब क्रियाएं इन्वॉल्व की जाती है जिससे कि बॉडी, माइंड और सोल को रियलाइन किया जाए और उनकी आधार पर फिर जो सुप्रीम और जो हायर कॉन्शियसनेस है, जो गुड वेलबींग है, उसको अटेन किया जाए। तो ऐसे बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं। मोटे मोटे तौर पे बोला जाए तो वैसे तो योग जो है अपने आप में एक बहुत डीप साइंस है। ये सिर्फ एक स्पिरिचुअल साइंस नहीं है, ये एक बेसिकली एक एक्सपीरियंशियल साइंस है जिसको एक्सपीरियंस करके यू विल गेट टू नो। तो मोटे मोटे तौर पे बताया जाए तो जो ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम किस प्रकार के हमारा सोसाइटल या सोशल बिहेवियर होना चाहिए, हमारा पर्सनल लेवल पर हमारे क्या बिहेवियर होने चाहिए, तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट देते हैं, सिर्फ आप एक फिजिकल इंडिविजुअल वेलबींग के लिए ही नहीं बल्कि सोशल वेलबींग के लिए भी। तो जैसे हेल्थ की डेफिनेशन भी जो WHO ने बोली, जो बताई है, पहले सिर्फ फिजिकल और मेंटल डोमेन को ही वो इंक्लूड करते थे, लेकिन अब वो इमोशनल और स्पिरिचुअल वेलबींग को भी उन्होंने इन्वॉल्व किया गया है। तो डेफिनेटली मॉडर्न मेडिसिन के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा फिजिकल, मेंटल वेलबींग मिल सकती है, लेकिन स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए योगा इज़ अ वेरी गुड साइंस, क्योंकि वो आपको स्पिरिचुअली बहुत एनरिच करता है, स्पिरिचुअली आपको बहुत कॉन्शियस करता है। आसनों की बात होती है तो आसन में जो बहुत सारे ऐसे पोस्चर्स आते हैं जिसमें आपका सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म को डेवलप किया जाता है। प्राणायाम आता है मोटे मोटे तौर पर, उसमें ब्रीथिंग रेगुलेशंस को कंसिडर किया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये ऑल टुगेदर एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट देती है जो कि बॉडी, माइंड एंड सोल, दैट इज़ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल एज वेल एज स्पिरिचुअल वेलबींग, जो एक कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ हेल्थ है, उसको
एनकम्पास करती है या उसको इन्वॉल्व करती है। गजानन जी, आपसे जानना चाहूंगी, एक बच्चे की जब स्टडीज की पढ़ाई की उम्र शुरू हो जाती है तो योग के बहुत सारे लेवल्स हैं, लेकिन आप जब किसी से बात करेंगे तो आप उसका लेवल देखेंगे, उसके लेवल के हिसाब से उसको समझाया जाएगा, उसके मुताबिक उसको बताया जाएगा। तो योग को एनसीईआरटी में आप किस तरह से कौन से लेवल में योग के बारे में ये बताया जाएगा, फिर आगे किस तरह से वो जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगा, किस तरह से ये जो प्रोसेस बनाया गया है, किस तरह से ये सब तय किया गया है? ये प्रोसेस में सबसे पहले एक अजम्पशन ये है कि छोटे बच्चे योग में ही रहते हैं। जैसे हम बड़े होते हैं वैसे विकार हम एक्यूमुलेट करते जाते हैं, तो एक ये बेसिक अजम्पशन। तो इस अजम्पशन के साथ हमने जब प्रोग्रेसिव करिकुलम डिज़ाइन किया तो उसमें फिज़िकल डायमेंशन और जो मेंटल डायमेंशन है दोनों को कंसिडर करके, फिज़िकल डायमेंशन में हम ज़्यादातर जो आसन प्राणायाम की बात करते हैं, और बच्चों का जो इनिशियल प्रिपरेटरी स्टेज जो 5वीं कक्षा तक का स्टेज है वहाँ संस्कार या हैबिट फॉर्मेशन हम कहें, या वैल्यू का जो एक वैल्यू फॉर्मेशन का एक एस्पेक्ट है जो सबकॉन्शियस बिहेवियर होता है, तो उस पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया है। तो इनिशियल ईयर्स में बच्चे यम नियम सीखे, उसका अनुभव करें और उसके उनकी भाषा में वो उसका अनुभव करें। और जैसे बच्चे फिज़िकली भी प्राणायाम के लिए उनके लंग्स के स्ट्रेंथ का भी ख्याल किया गया है। लंग्स में 2 एस्पेक्ट है, जैसे हमारे लंग्स में आइवोली या एयर सैक्स होते हैं, तो वो एयर सैक्स की कैपेसिटी भी बढ़ाई जाती है, पर वो एक पर्टिकुलर एज के बाद की जाती है। तो प्राणायाम भी प्रोग्रेसिवली डिफाइन किया है। आसन जब बच्चों का हम स्केलेटो मस्कुलर सिस्टम, यानी हमारे जो बोन्स हैं और मसल्स हैं, तो बोन्स का भी जो फॉर्मेशन होता है उसकी भी एज है। तो हम शुरू में कठिन आसन या आसन के कठिन एंड पोजीशन, ये इसका इम्पैक्ट बोन के शेप पर भी होता है। तो ये ध्यान में रखकर भी ऐसे आसन बच्चों को शुरू में जो उस एज के उनके स्केलेटोमस्कुलर सिस्टम को ध्यान में रखते हुए सिंपल आसन्स दिए हैं। और मिडिल स्कूल में जहाँ पर बच्चों का शरीर तैयार हुआ है, तो वहाँ पर जो फ्लेक्सिबिलिटी वाली बात है, तो फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप किया गया है। तो उस प्रकार से जो सूर्य नमस्कार होते हैं, जिसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव आसन है, हर प्रकार के आसन सूर्य नमस्कार में है। तो सूर्य नमस्कार, और सूर्य नमस्कार भी सिर्फ आसन नहीं, आसन के साथ प्राण को जोड़ा जाता है, प्राण के साथ मंत्र को जोड़ा जाता है, और ये सारी प्रक्रिया में एक होलिस्टिक डेवलपमेंट जो सूर्य नमस्कार से होती है वो भी धीरे धीरे बच्चों को सिखाई जाती है। अभी तक हमने जो भी बात की है, जितना समझ में आया है, हम अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश की, अपने व्यूअर्स को ये बताने की कोशिश की है कि योग की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है, और हमारी जो भी फिजिकल डिजीजेस होती हैं, या फिर हम कुछ ये सोचे कुछ मेंटल डिजीजेस की भी हम बात करें, तो उसमें योग का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है उसको क्योर करने में। बस आप सभी से बहुत ही कम शब्दों में जाते जाते ये जानना चाहूंगी कि किस तरह से आज हम मेंटल डिजीजेस की बात ज़्यादा सुनते हैं और उसी वजह से हमारी जो फिजिकल डिजीजेस डेवलप होती हैं, ये कहा जाता है। सबसे पहले पुष्कर जी आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? नहीं, आपने बहुत ही जो है प्रासंगिक प्रश्न उठाया है। निसंदेह पूरे विश्व में महामारी के रूप में मानसिक रोग बढ़ रहे हैं। चिंता का विषय है, बहुत गहरी चिंता का विषय है। यदि हम पूरी मानव जाति के समक्ष कुछ संकट गिनाने की बात करें, 4 या 5 संकट गिनाएं, तो उनमें से एक ये मनोरोगों का जो महामारी के रूप में एक राक्षसी रूप धारण करना है, वह भी आ रहा है। अब ये मानसिक, इसमें सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो टेक्नोक्राइजेशन जिसको हम कहें, तकनीकीकरण है हमारी चर्या का,
इस पे अभी शोध की आवश्यकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका भी बहुत गहरा संबंध है। दूसरा, मानवीय संबंधों का मन की स्थिति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ये संबंध यंत्रीकृत हो गए हैं, यह संबंध ट्रांजैक्शनल हो गए हैं, जिनका भी मन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इन सब के अलावा जो यांत्रिक जीवन, विशेषकर जो मेट्रोपॉलिटन नगर हैं, उनमें ऐसा हम देखने को पाते हैं, इसका भी बहुत गहरा असर है। यह सब बातें कहने का मेरा अर्थ पर्याय पर, इसलिए मैं इन बातों पर जोर दे रहा हूं कि इन सब बातों का हमारे मन पर असर होता है और वो मनोरोग का रूप भी धारण करते हैं। इसके निवारण का मार्ग योग बहुत ही सहजता, सरलता और स्वाभाविकता के साथ देता है। वह साधक को स्वयं समझ में आता है। जब वह जो चार बहिरंग पक्ष हैं उनको ठीक प्रकार से साध लेता है, तो उसे जो अंतरंग पक्ष हैं उनमें कैसे आगे बढ़ना है, ये स्वाभाविक सहज रूप से उसे स्वयं प्राप्त होता है। और जिस दिन योग साधना में साधक को अपने भीतर से वह मार्ग प्राप्त होने लगे, तो किसी मनोरोग का कोई स्थान नहीं रह जाता। डॉक्टर निकिता, आप क्या कहेंगी? केवल आपने मनोरोग की बात करी, लेकिन कोई भी मेडिकल पैथी है वो यही जानती है कि कोई भी रोग केवल मनोरोग और केवल शारीरिक रोग नहीं होता। मोस्ट ऑफ द डिजीजेज आर साइकोसोमेटिक। यदि वो मानसिक व्याधि से ग्रस्त है तो कहीं ना कहीं उसकी शारीरिक स्थिति भी खराब है, और यदि वो किसी शारीरिक व्याधि से ग्रस्त है तो अल्टीमेटली वो उसकी मानसिक स्थिति को भी अफेक्ट करने वाला है। तो जो डिजीजेज होती है वो साइकिक और सोमैटिक, मतलब शारीरिक और मानसिक दोनों ही होती है। तो यदि योग का निरंतर प्रयोग किया जाए तो डेफिनेटली इन डिजीजेस को क्योर करने में हम बहुत अधिक समय तक, बहुत ज़्यादा हम इस चीज़ में इफ़ेक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि सिर्फ मेंटल डिजीजेस नहीं, जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, बल्कि अभी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं उसमें भी योग बहुत अच्छा और बहुत इफ़ेक्टिव, बहुत कारगर एक पैथी साबित हुई है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमको देखने को मिले हैं, क्योंकि ये आपके डायरेक्टली ऑर्गन सिस्टम पे काम करता है। तो कोई भी साइकिक रोग हो या कोई भी सोमैटिक रोग हो, या जैसे कि कोई मेंटल डिजीजेज हो या कोई लाइफस्टाइल डिजीजेज हो, दोनों ही कंडीशन में योग बहुत इफ़ेक्टिवली काम कर सकता है। उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। अभी जो टाइम चल रहा है मॉडर्नाइजेशन का, टेक्नोलॉजी का, तो स्क्रीन टाइम एडिक्शन या मोबाइल एडिक्शन जिसको बोला गया है, यदि जैसे कि अभी करिकुलम में भी योग को एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक मैंडेटरी सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया है, तो ये आगे हमारी नई जनरेशन या जो अभी जनरेशन है उसमें अवेयरनेस और योग की इफ़ेक्टिवनेस के रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने में बहुत मददगार हो सकता है। तो ये जो स्क्रीन टाइम जो हम अपने मोबाइल फ़ोन्स में, लैपटॉप्स में जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, उसकी जगह यदि हम नियमित रूप से उस टाइम को यूटिलाइज़ करके योग का यदि हम प्रयोग करें, कुछ भी नहीं, कम से कम 15-20 मिनट भी यदि हम पूरे दिन भर में निकाल सके, तो प्रिवेंशन भी होगा, प्रमोशन भी होगा और रिहैबिलिटेशन भी होगा। तो योग प्रिवेंशन में, प्रमोशन में और रिहैबिलिटेशन में सिर्फ मनोरोग में ही नहीं बल्कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को क्योर करने में भी बहुत इफ़ेक्टिव हो सकता है। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, ऐसा कोई मनोरोग नहीं है जो कि आपको अल्टीमेटली फिजिकली अफेक्ट ना करे, और ऐसा कोई भी फिजिकल रोग नहीं है जो कि आपको अल्टीमेटली जाकर मनोरोग ना करे। तो योग होलिस्टिक वेलबींग और डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा एक तरीका है। और सिर्फ हम क्यूरेटिव एस्पेक्ट ही नहीं, हम इसका प्रिवेंटिव एस्पेक्ट भी देखें तो यदि इसको हम अपनी जीवन शैली में एक प्रमुख अंग बना लेते हैं तो ये हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में भी बहुत अच्छा और बहुत कारगर उपाय साबित हो सकता है। और ये सिर्फ कही हुई बातें नहीं हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि रिसर्चेस में आ चुकी हैं, और जो अच्छे अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वो इस चीज़ को प्रूव कर चुके हैं, एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये योग है, यदि उसको नियमित रूप से अपनी ज़िंदगी में एक
अभिन्न अंग यदि बना लिया जाए तो बीमारी होएंगी ही नहीं, और बीमारी हो भी गई तो वो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से क्योर हो जाएगी। इसके साथ साथ आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। कोविड में हमने देखा था, हमारे पेशेंट आए थे तो उनके साथ मेडिसिन तो चली रही थी, लेकिन हमने एक योगा प्रोटोकॉल भी वहाँ पर इंक्लूड किया था, और हमने देखा था कि वहाँ पर उन पेशेंट में कंपैरेटिवली रिकवरी बहुत ईजी थी, और पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशंस देखे गए थे वो भी उन पेशेंट में बहुत कम थे और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल थे। तो ये रिसर्चेज या ये फाइंडिंग्स काफ़ी है ये चीज़ प्रूव करने के लिए कि यदि हम योग को अलॉन्ग विद ट्रीटमेंट के साथ तो करना है, यदि हम स्वस्थ भी हैं तो भी हमको योग को अपनाना चाहिए, यदि हम चाहते हैं कि आगे भावी कोई व्याधि ना हो और हम बहुत सुखी तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। जी, और गजानन जी, अगर हम आज के लाइफस्टाइल की बात करते हैं, खासकर अगर हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं, तो लाइफ में सभी के चैलेंजेस होते हैं, लेकिन चैलेंजेस को आपने कैसे फेस किया, आपने कैसे निपटा, वो आपका एटीट्यूड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपके नज़रिए से ये जानना चाहूँगी कि जो आज की, खासकर अगर हम एडोलसेंस की बात करते हैं, वहीं पर बहुत ज़्यादा चेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं, आपकी थॉट प्रोसेस में आती हैं, तो वहाँ पर योग की क्या इम्पोर्टेंस है और एनसीईआरटी में किस तरह से इसको लेकर कितना इस पर ध्यान दिया जा रहा है? एडोलसेंस में और पूरे जीवन में भी जब तक हम आनंद को या खुशी को बाहर देखें एक्सटर्नली, जैसे मुझे लड्डू अच्छा लगता है तो मैं लड्डू में मेरी खुशी देख रहा हूँ, तो मैं एक लड्डू खा लूँ खुश हो जाता हूँ। अगर मुझे ज़्यादा खुशी चाहिए, मैं 2 लड्डू खाऊं या 5 लड्डू खाऊं तो खुशी कम होते जाती है। तो इट इज़ कॉल्ड डिमिनिशिंग हैप्पीनेस विच कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल थिंग्स। तो बाहर जब हम खुशी के लिए देखेंगे तो ये डिमिनिशिंग इफेक्ट आता है, और ये एडोलसेंस में या बाद में भी जब तक हम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बाहर के वस्तुओं को जिम्मेदार रहे, बाहर के वस्तुओं को चेंज करने का प्रयास करें, तब हम में एंजाइटी या बाकी सारी मेंटल डिस्टर्बेंसेस आती हैं। तो बच्चों को हम अंदर स्थित कैसे करें, यानी बच्चों को जो उनका गोल है, जो वो स्कूल में एडोलसेंस एज में गोल हो या उससे भी ज़्यादा जीवन का लक्ष्य जिन बच्चों में स्थित होता है और उन्हें ये पता है कि मुझे काम सहजता से करना है, वो सहजता एक सबकॉन्शियस लेवल पे होती है और एक कॉन्शियस लेवल पे होती है। तो योग में सबकॉन्शियस ट्रेनिंग होती है जहाँ हमारा सबकॉन्शियस बिहेवियर सहज बन जाता है, तो मैं किसी भी चीज़ का स्ट्रेस नहीं आता है या ओवरवेलमिंग भी काम हो तो उसे मैं बहुत सहजता से कर पाता हूँ या कर पाती हूँ। तो ये बच्चे जब सीखते हैं तो एंडोक्राइन सिस्टम से जो हम रेगुलेशन या बैलेंसिंग की बात कही है, जो एडोलसेंस में बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो तो बातें होती हैं सबकॉन्शियस लेवल पे, और सबकॉन्शियस लेवल पे हर चीज़ को मैं किस तरह हैंडल करूं वो भी बच्चों के स्वभाव में, उनके कार्य में मदद करती है। इसके साथ साथ जब बच्चों को योग से और जो जीवन से वो सीख रहे हैं उससे हमें क्या करना है, सकारात्मक करना है, पॉजिटिव करना है, ये बातें उनके ध्येय में आ जाती है, तो बच्चे अपने आप स्ट्रांग महसूस करते हैं। क्योंकि हमारा वीकनेस, उसे हम विकार कहते हैं, निगेटिविटी कहते हैं। जब मैं किसी बात से डरता हूँ या किसी के बारे में द्वेष करता हूँ या बहुत चंचलता है मन में, तो ये सारी बातें निगेटिव या विकार है, तो ये विकार मुझे वीक बनाती है। अगर मैं सबके बारे में पॉजिटिव सोचता हूँ और मैं सकारात्मक जीवन में कुछ करने का प्रयोजन करता हूँ, प्लान करता हूँ, तो मैं अपने आप बहुत स्ट्रांग महसूस करता हूँ। तो एडोलसेंस में ये बातें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जिससे बच्चों की जो फ्रेंड सर्कल हम कहते हैं ना, कि फ्रेंड सर्कल भी पॉजिटिव हो जाता है, उससे भी उन्हें स्ट्रेंथ मिलती है, या उनके जो रोल मॉडल्स है जीवन में क्या करना है, वो रोल मॉडल्स भी वो सही रोल मॉडल्स को चुनते हैं, वो निगेटिव रोल मॉडल्स को नहीं चुनते हैं। तो इससे भी उनका जीवन एक स्ट्रांग पॉजिटिव के तरफ जाता है। तो इसके लिए एनसीईआरटी में तो बहुत सारे जो उद्देशात्मक कहते हैं ना कि प्रिस्क्रिप्टिव बातें हैं, प्रिस्क्रिप्टिव के साथ साथ बहुत सारी बातें
बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीखे करें और डिस्कशन से अनुभव के साथ डिस्कशन यानी क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल डायलॉग से भी सीखे। ये सारी बातें पुस्तकों में दी गई हैं। जी पुष्कर जी, इंटरनेशनल योग डे के लिए आपका मैसेज क्या है? इंटरनेशनल योग डे के अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा, योग अपनाएं और निरोग बने। योग को केवल फिजिकल एक्सरसाइज न समझें, यह एक जीवन शैली है। संपूर्ण धरा के सामने इस समय जो महान संकट खड़े हैं, उसमें पर्यावरण से संबंधित संकट भी बहुत गहरा है। अन्य संकटों की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, केवल इस संकट की बात कर रहा हूँ। और ये जो पर्यावरण या प्रकृति का संकट है, यह इतना भयावह है कि आने वाले समय में मनुष्य मात्र ही नहीं, जीवन ही इस पृथ्वी से लुप्त हो सकता है। और ये इसका प्रमुख कारण है हमारी जीवन शैली। ऐसा कहते हैं कि जो तथाकथित विकसित राष्ट्र हैं, यदि संपूर्ण पृथ्वी के मानव उस जीवन शैली को अपना लें, तो हमें कम से कम जैसी पृथ्वी हमारी है, ऐसी 3 पृथ्वियों की आवश्यकता पड़ेगी। इतने संसाधन हमको चाहिए होंगे। इतने संसाधन हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इसलिए संयम का जीवन, मर्यादा का जीवन और आनंद को बहिर्जगत में न ढूंढते हुए आंतर जगत में ढूंढें, जो कि स्थायी आनंद है। अपनी जीवनचर्या में सुधार लाएं, उसका प्रकृतानुकूलन करें। आश्रम की एक परिभाषा यह भी है कि जीवन का प्रकृतानुकूलन, यही आश्रम है, यही योग है। प्रकृति के साथ रहें, प्रकृति के साथ जिएं, प्रकृति को अपनाएं। प्रकृति के आप अंग हैं और उस अंग के रूप में यदि आप प्रकृति को लेंगे, तो आपका जीवन भी सुखी, समृद्ध और शांतिपूर्ण होगा और शेष मानवता का जीवन भी सुखी, समृद्ध और शांतिपूर्ण होगा। तो इंटरनेशनल योग डे 21 जून को भले ही सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन योग हमारी डेली रूटीन का एक पार्ट होना चाहिए। ये हमारी जरूरत है, हमारे लिए लाजमी है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। पुष्कर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निकिता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गजानन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंटरनेशनल योग डे पे हमारे स्पेशल प्रोग्राम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको खूब पसंद आया होगा। और आप क्या नजरिया है, आप अगर हमें कोई मैसेज भेजना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी आप नोट कर लीजिए, ddurduspecials@gmail.com। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। जिंदगी में मंजिल पाने की तलब